हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम टेंस है। कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था टेंस का, वो पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके लिए। देखिए, पहले कल की थोड़ी क्लास को रिकॉल करा दूं, कहाँ कहाँ तक मैंने क्या क्या आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद में अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल बताया था देखिए आपको टेंस के बारे में। टेंस क्या है, मैंने टेंस के बारे में बताया था। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, और ये वर्ब की फॉर्म कौन डिसाइड करता है? हमारा टाइम टाइम डिसाइड करता है। यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, एक तो टाइम और टेंस। यानी कि टेंस को कौन डिसाइड करता है? टाइम। ठीक है, और मैंने बताया था किस तरीके से स्केल से आप पढ़ते हैं। देखिए, मैंने कल एक स्केल बताया था, टाइप स्केल, टाइम स्केल। इस तरीके से मैंने एक स्केल बताया था। उसमें मैंने यहाँ पे एक शुरू वाला पॉइंट बताया था और ये लास्ट वाला पॉइंट बताया था। मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई काम चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस में माना जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ काम और ये चल रहा है, जब तक वो काम समाप्त ना हो तब तक ये पूरा जो ड्यूरेशन होती है क्या कहलाती है? आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाती है। और जहां पर हमारा एंड हो जाता है वही लास्ट बिंदु क्या कहलाता है? आपका परफेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एक्शन से आपको समझाऊं, जैसे एक एक्शन ले लीजिए। देखिए एक्शन, यहाँ पर मैंने एक्शन लिखा। एक्शन को मैं देखिए चार तरीके से आपको बताऊंगा। जो रेगुलरली होते हैं आपके, जो डेली होते हैं, जो डेली होते हैं तो वो एक्शन काय में होते हैं? इंडेफिनिट में होते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में होते हैं। जो रूटीन एक्शन होते हैं, जैसे हमारे रोजाना काम करने वाले डेली, जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग या एवरी नाइट करके जो भी आपका समय आता है, एवरी प्लस समय से जो भी स्टार्ट होता है वाक्य आपका, वो काय में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। या जो रोजाना के काम होते हैं वो काय में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए, जैसे एक्शन कोई चल रहा है इस समय, एट दिस मोमेंट, इस समय क्या है? कोई एक्शन चल रहा है तो वो काय में जाएगा? आपका कंटिन्यूस में जाएगा। कोई कार्य आपका जो है एंड हो गया है या समाप्त हो गया है, वो समाप्त वाला कार्य काय में जाएगा? परफेक्ट में जाएगा। और जो कार्य आपका समाप्त भी हो गया है, यानी कि समाप्त समाप्त भी है और चल भी रहा है। और यहाँ पे देखो ऐसा होता है, जैसे मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो मैंने 2 घंटे कंप्लीट कर लिए पढ़ते पढ़ते, लेकिन काम अभी भी जारी है। तो जब कंप्लीट होगा तो पहले परफेक्ट में उसको कंप्लीट करेंगे, उसको जारी दिखाना होगा तो फिर हमें आईएनजी फॉर्म में, यानी कि उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में जारी करेंगे। तो यहाँ पे एक टेंस लिख रखा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस। इनमें दो फॉर्म आती है, कंटिन्यूस मतलब जारी भी रहेगा और परफेक्ट मतलब वो पूरा समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कल बात करी थी आपकी। उसके बाद में देखिए आज मैंने कुछ फॉर्म बताई थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक हमने वर्ब ले लिया आपकी पिले। पिले क्या है? एक वर्ब है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? बी1 है। देखो ध्यान रखना, वर्ब की बी1 हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगा दिया जाता है? एस या एस लगा दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको एस लगा दूंगा तो फिर कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। लेकिन बी1 हमेशा कैसा होता है? आपका प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको डू के बारे में। डू के बारे में मैंने बताया था, जैसे डू इसकी क्या होती है? बी1 होती है। बी2 इसकी क्या होती है? डिड होती है। और बी3 क्या होती है? इसकी डन होती है। ठीक है, और बी4 इसकी क्या होती है? आईएनजी फॉर्म डूइंग होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कल आपको, यानी कि बी1, बी2, बी3, बी4। देखिए बी1 का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, बी2 का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, बी3 का प्रयोग हम परफेक्ट में करते हैं, और बी4 का प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर मैं इसमें डू में यस लगा दूंगा तो कैसी बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, ये कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। और ये कैसी हमारी? प्लूरल है। देखिए पास्ट में नो सिंगुलर नो प्लूरल। पास्ट में तो आप ही के साथ में भी डिड का प्रयोग करोगे, और आई और जो है आपका दे के साथ भी काय का प्रयोग करोगे, डिड का प्रयोग करोगे। ये सारी की सारी घटना काय होती है? पास्ट में। यानी कि पास्ट में ये बता दिया जाता है
कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए या प्लूरल सब्जेक्ट आए, आपको जो है सेकंड फॉर्म का ही यूज करना होता है। ठीक है, कुछ फाउंडेशन वर्ड आते हैं वो बताते हैं कि वाक्य हमारा पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में जाएगा। फिलहाल मैं केवल आपको बेस समझा रहा हूं, उसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे यानी कि आपका पास्ट टेंस में है तो ही के साथ में डिड का प्रयोग करना, दे के साथ में डिड का प्रयोग करना। ठीक है, आपका आ गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और ओनली कंटीन्यूअस फॉर्म में कैसी आएगी, आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक और आती है आपकी बी की फॉर्म, यानी कि बी का मतलब होता है बेस फॉर्म। बी की फॉर्म भी हम बनाते हैं देखिए इसी तरीके से। देखिए इसकी बी वन होती है आपकी इज एम आर, इसकी बी टू होती है वाज या वर। देखिए बी थ्री होती है आपकी बीन, और बी फोर होता है देखिए आपका बी, इस तरीके से आता है। ठीक है, बी फोर क्या होती है आपकी बी होती है। तो ध्यान रखना, ये प्रेजेंट में चलेंगे, ये पास्ट में चलेंगे, ये परफेक्ट में चलेंगे, परफेक्ट ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, तो बी की फॉर्म में बी वन इज एम आर, और बी की फॉर्म में बी टू आता है बाजबर, और बी थ्री आता बीन, और बी फोर आता बी। ठीक है, देखिए हमारी जो बी की फॉर्म होती है यानी कि इज एम आर वाज वर, या एक हैव भी आ जाती है आपकी, ये दो तरीके से काम करती है। ये मैं कल की क्लास आपको रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ठीक है, टेंस में जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, पहले उसको देखे जा करके, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद में पार्ट 2 देखें। ये पार्ट 2 चल रहा है आपका। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था ये बी की फॉर्म जो है आपकी इज एम आर वाज वर हैज हैव, ये दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका क्या होता है, देखो ये हैज और हैव पोजीशन भी दिखा देता है, पोजीशन भी दिखा देता है। ठीक है, और ये आपका देखिए स्टैटिक वर्ब बोल देते हैं इसको, यानी कि ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेती है। वैसे ही हैज भी आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेता है एज हैव, और आपका मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है। बजाय मतलब देखना यह है कि कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है और कहां पर ये मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, देखो मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा ही इज ए टीचर, मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे। ठीक है, ही इज ए टीचर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और अगला लिखा मैंने ही हैज ए कार। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और लिखूंगा मैं, ही हैज प्लेड हॉकी। सिंपल सेंटेंस है, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्म कैसे फंक्शन अपना बनाती है, किस तरीके से, कहां पर कैसे यूज होती है। ऐसा नहीं है कि इज़ामार वाजबर हैज हैव हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती है और लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर लेती है। मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब एक सी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस आप पढ़िए, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर। देखिए क्या आपका नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले ही क्या आता है, हमारा आर्टिकल आता है। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं, नाउन है ये। देखिए है तो ये भी आपका नाउन, ये नाउन है आपका, ये भी आपका नाउन है। नाउन वाले चैप्टर में बताऊंगा किस तरीके से नाउन पढ़ाना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैज है। ये बाज भी हो सकता है आपका, बाज भी हो सकता है, या ये हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने केवल इसको लिया है यहाँ पर। ठीक है, देखो जब कभी भी इज एमआर वाज वर के बाद में या हैज हैव के बाद में कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो इज एम आर वाज वर जो होता है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। एक बार और सुन लीजिए, देखिए अगर इज एम यानी कि बी की फॉर्म के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव अगर वो आ जाए तो ये बी की फॉर्म जो होती है हमारी मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद में यानी कि बी की फॉर्म के बाद में कोई हेल्पिंग कोई मेन वर्ब आ जाए, है ना, बी की फॉर्म के बाद में कोई मेन वर्ब आ जाए तो यही हमारी बी की फॉर्म क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने देखा नाउन, तो यहाँ पर इज रखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, जल्दी बताइए, ये कहलाएगी आपकी मेन वर्ब, या इसको कह सकते हैं आप लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, एक नाउन है, और जब ये नाउन आ गया तो ये वाली फॉर्म क्या बन गई आपकी, मेन वर्ब बन गई। इसका मतलब हो गया वो है क्या है, एक डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आए तो यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर नाउन है, लेकिन नाउन से पहले एक चीज और रखी हुई है, क्या रखा हुआ है, ये वर्ब। ये क्या है आपकी मेन वर्ब है,
और जब ये मेन वर्ब बन गई तो आने वाली इसके आगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो इज है, वो क्या बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब बन गई। देखो यहाँ पर इज है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसके बाद में एक नाउन है और इसके बाद में क्या है, मेन वर्ब है। वैसे ही हैज के बारे में आ जाइए, देखिए ही हैज ए कार, यहाँ पर एक नाउन है, पोजेशन दिखाया गया है, क्योंकि हैज और हैव दो ये भी पोजेशन की तरह काम कर लेते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेते हैं और आपका जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर लेते हैं। यहाँ पर उसने पोजेशन दिखाया, उसके पास क्या है, एक कार है, तो यहाँ पर ये हैज क्या बन गई आपकी मेन वर्ब, या इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले वाली जो हेल्पिंग होती है वर्ब वो क्या कहलाती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कहां पर ये बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, कहां पर ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। ठीक है, अब मैं 2 सेंटेंस दूंगा, आप बताना, आप अपने अब जो है कमेंट करके बताना कि कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, कहां पर ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे हमारा इस एमआर वाज पर आता है वैसे ही देखिए दे, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपका दे वर ए डॉक्टर, ये नहीं लगा सकते क्योंकि नेवर डॉक्टर। उसके बाद में देखिए अगला है दे, रीडिंग कर लीजिए, चलो यहाँ पर बताइए सबसे पहले सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूं, यहाँ पर भी वर है और यहाँ पर भी आपका वर है, ये वाला वर क्या है, तो बताइए ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला वर्ब क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब। क्यों है? क्योंकि इससे बाद में क्या है, एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले क्या चीज आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाउन और नाउन या प्रोनाउन से पहले जो भी का फॉर्म होता है क्या कहलाता है, आपका मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी। देखिए अब आते हैं आप एक टेंस में ना, कल आपको एक चार्ट भी बताया था किस तरीके से कैसे कैसे आप टेंस में बढ़ते आगे को। ठीक है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाती थी। अब हम जो है एक टेंस को उठाते रहेंगे, उसके फाउंडेशन वर्ड लिखेंगे और उसमें जो है क्या करेक्शन क्या आइडेंटिफिकेशन है वो करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला आप देखिए डाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, उसमें आप बताना कि कौन सी टेंस में सेंटेंस। डायमंड कट डायमंड, ये सेंटेंस आपके सामने डायमंड कट डायमंड। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन से टेंस में है। ठीक है, टेंस बताइए कौन सा है इसका। उसके बाद में जो है इसका टेंस बताने, यानी कि टेंस आप पहचानना ही क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई टेंस में आपको 2 ही चीजें पढ़नी, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। क्योंकि इस 2 ही बेस पे टेंस के क्वेश्चन पुट अप होते हैं और यही मतलब करेक्शन कराते रहते हैं हर आने वाले एग्जाम में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने जब देखा डायमंड कट डायमंड, इसका मतलब क्या होता है, हीरा हीरे को काटता है, या एक कहावत भी है लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, अब बहुत से सोच रहे होंगे कि हमारा कायम है प्रेजेंट में, सॉरी बहुत से सोच रहे होंगे कि हमारा कायम है प्रेजेंट में है, और बहुत से सोच रहे होंगे कि कायम है पास्ट में। तो देखिए ये प्रेजेंट और पास्ट वाले कितने हैं, प्रेजेंट वाले कितने हैं, अब देखते रहिए। बहुत से सोच रहे हैं प्रेजेंट में पास्ट में, देखो इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देखिए ये जो हमारी है डायमंड कट डायमंड, ये क्या आपका है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ये ना तो पास्ट में कभी बदला, ना ही प्रेजेंट में कभी बदला और ना ही फ्यूचर में कभी बदलेगा। तो ऐसी घटनाएं जो कभी बदलती नहीं हो वो काय में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो बाकी तो आपका गलत है, बाकी तो आपका गलत है, तो बाकी में बाकी गलत है। अगर हम इसको पास्ट माने, तो पास्ट में तो फिर कहावत निकल कर आती है, कहावत कभी भी पास्ट में आपकी नहीं जाती है। ठीक है, अगर हम इसको प्रेजेंट माने, क्योंकि देखिए कट की तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती है, B1B B2B और B3B, यानी कि कट कट और कट। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि कौन सी जो है
प्रेजेंट में, कौन सी पास्ट में, कौन सी हमारी परफेक्ट में है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हैज या हैव या हैड के बाद में कट आए तो ये हमारी B3 होती है, क्योंकि हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के बाद में किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, कट मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था हैज एंड हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग कोई किसी यूनिवर्सल ट्रूथ में करते हैं तो ये जो चीज हो जाती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाती है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें करेक्शन बाकी तो गलत है आपका, क्योंकि देखिए डायमंड्स का डायमंड जब भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये जो होता है आपका सिंगुलर, मतलब ये जो इसका यूज होता है कायम होता है सिंगुलर में होता है। लेकिन ये तो आपका B1 है, B1 तो हमेशा प्लूरल होती है, ये भी आपको मैंने बताया था, क्योंकि हर मेन वर्ब की B1 हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल तो है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको क्या देनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब देनी पड़ेगी, तभी तो वाक्य आपका सही होगा। ये तो हमने पहचान कर ली कि बाकी कायदा आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन करेक्शन क्या करनी है, करेक्शन ये करनी है कि भाई वर्ब को तो चेक करो, क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का वर्ब का बन गया है, नहीं बन गया। तो डायमंड कट्स डायमंड, अगर मैं इसको एस लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगी और पूरे का पूरा वाक्य आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हम इसको पास्ट माने, अगर हम इसको पास्ट माने, अगर मैं इसको पास्ट मानता हूं तो पास्ट ये नहीं खपेगा, क्योंकि पास्ट जो है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ पास्ट में नहीं होता है, वो प्रेजेंट में भी वैसे ही रहता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। कहने का मतलब ये है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी पास्ट टेंस में नहीं बनता, वो बनेगा तो कायम बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहली बात तो हमारे समझ आई कि भाई कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो तो वाक्य मतलब वो वाला वाक्य किस चीज में बनता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये सेंटेंस नोट करो और इसको आप करेक्शन करो, करेक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहचानने का तरीका बताया और पहचानने के तरीके के बाद मैंने उसको क्या करा, सही करा। तो मैंने दो ही चीज बता रखी है पहले थी कि आपको क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको पहचानना है, दूसरे नंबर पर क्या करनी है, उसमें करेक्शन करनी। तो सबसे पहले हमने पहचाना वाक्य काय में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और हमने फिर इसमें करेक्शन करी। करेक्शन क्या करी, हमने इसमें एस लगा दिया। तो जब इसमें एस लगा दी तो कैसी बन गई, सिंगुलर, और हमारा सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर, यानी कि पूरा वाक्य आपका सही है, ठीक है। इसको उतारो। तो एक बात हमारे समझ आई, देखिए मैं दो तीन शब्द आपके सामने लिखूंगा, अगर वो वाक्य के लास्ट में है तो वो हमारे वो वाला वाक्य हमारा काय बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। वो शब्द कौन कौन से हैं इसको भी उतारना, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिखूंगा मैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा द सन राइज्ड इन द ईस्ट। ये बताइए, यानी कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, क्या ये पहले निकलता था, क्या ये अब नहीं निकलता है? तो इससे मुझे पता चला कि वाक्य आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में, यानी कि वो आज भी पूरब से निकलता है, पहले ही पूरब से निकलता था और आने वाले समय भी पूरब से निकलेगा, ठीक है। तो रेज माने होता निकलना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर तो मैंने B2 लगा रखी है, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कायम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जबकि ये वाला कायम है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने एक बात बता करके आया हूं कि कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने आ जाए तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है, वो वाक्य हमारा कायम में चला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देखो हमारा कौन सा चल गया, B2, लेकिन B2 तो हमारा पास्ट में आता है, जबकि हमें इसको किस चीज में चेंज करना है, प्रेजेंट में इसको चेंज करना है। और प्रेजेंट पर कौन से टेंस में आपको जो है, इंडेफिनिट, इसको करना है आपको इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अगर मैं इसमें से राइज हटा दूं, यानी कि इस तरीके से कर दूं, राइज कर दूं, क्या तो क्या वाक्य आपका सही हो जाएगा। चलो मैंने प्रेजेंट की फॉर्म लगा दी, देखो प्रेजेंट की है, यानी कि B1 कायम आता, प्रेजेंट में आता, B2 कायम आता, पास्ट में आता, सब आपको पता है, मैंने कल आपको सब बता रखा है, ठीक है। तो जब मैंने राइज लगाया तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द सन। ये कैसा होता है आपका, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर बन जाएगी और पूरा वाक्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेस्ट था, हाँ देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने रेज लगाया था, रेज को मैंने काट के क्या कर दिया था, राइजिस कर दिया। राइजिस क्यों करा, क्योंकि हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ काय में जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने फॉर्म लगा दी और बाकी आपका पूरा करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला एक सेंटेंस और दूं, देखिए माय फादर
रीड ए बुक, रीड ए बुक। डी, मेरे पिताजी एक पुस्तक पढ़ते हैं रोजाना। क्योंकि देखिए ये रूटीन एक्शन है और रूटीन एक्शन जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ये आपका क्या बता रहा है, टाइम। और टाइम जो है, टाइम किस चीज को मतलब करेक्शन करवाता है, टाइम जो है टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और टेंस क्या कहलाती है, मैंने बताया था टेंस क्या है, एक वर्ब की फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म आपकी रखी हुई है, टाइम आपका मिल गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रखा है V2, जबकि हमारा डेली क्या दिखाता है, V1 दिखाता है। V1 में एस के लिए एस, वो सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपको सिंगल सब्जेक्ट लेना है या प्लूरल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर मैं इसको रेज मतलब रीड करके क्या कर दूंगा, इसको READS रीड्स कर दूंगा इसको, क्योंकि हमारा सिंगुलर और सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर, तो बाकी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि रीड की जगह क्या करना होगा, आपको रीड करना होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल फैक्ट लिखिए, तो ऐसे कैसे मतलब कैसे दो चार मैं आपको फैक्ट दूंगा, अगर वो वाक्य के लास्ट में आ जाए या उसका कोई भाव आपके सामने आ जाए तो वाक्य हमारा पास्ट में या सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। वो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मैंने लिखा डेली, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद में देखिए एवरी प्लस समय। ये एवरी प्लस समय क्या है, यानी कि एवरी टाइम, एवरी प्लस समय है एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट, सॉरी एवरी मोमेंट, यानी कोई भी एवरी के बाद में कोई सा भी समय हो तो वो किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा, सारी चीज मैंने नहीं लिख पाया, इसलिए मैंने लिखा एवरी प्लस समय। एवरी के साथ में जो भी आपके साथ में समय दिखाई देगा वो आपको वो किस चीज को डिनोट करेगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है देखिए ऑफन, ओफन के बाद में देखिए आता है आपका कोई प्रोवर्ब, जैसे कोई प्रोवर्ब आती है आपकी, प्रोवर्ब के बाद में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद में साइंटिफिक फैक्ट आते हैं आपके, या उसके बाद में आता है आपका कोई प्रोवर्ब, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है, ये तो मैंने बता दिया डेली से। ऑलवेज, ऑलवेज का एक केस है, ऑलवेज कभी कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी आ जाता है और कभी कभी जो है आपका, कभी कभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। बताऊंगा कहां पर ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कहां पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। एवरी प्लस समय ये कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑफन, अक्सर, प्रोवर्ब, जैसे प्रोवर्ब क्या होती है, जैसे कोई भी आपकी कोई कहावत होती है, ठीक है। कहावत भी आपकी काय बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि कहावत पहले भी वही थी आज भी वही है, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मैंने बताया था, जैसे सूरज जो है पूरब से निकलता है पश्चिम में छिपता है, इस तरह की जो भी कहावत आती है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती है, और वो भी आपकी काय बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। साइंटिफिक फैक्ट, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, देखिए जैसे मैंने लिखा वाटर, वाटर इज बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए साइंटिफिक फैक्ट आपका, आपको पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक फैक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है, मैंने बताया था ना साइंटिफिक फैक्ट किस चीज में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये तो आपका गलत, क्योंकि ये तो आपका गलत है, ये आपका क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। और ये क्या डिसाइड करता है, टेंस के वर्ब को, और वर्ब काय में रखी हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपकी इसमें आएगी नहीं, इसमें देखिए अब आएगी गोइंग। अब ये बताइए वही मैंने लगा दिया तो क्या है, सही है? नहीं, क्योंकि हमारा वाटर क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर मैं इसमें एस लगा दूं तब वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल आप ये समझिए कि अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में देखिए डेली हो, ऑलवेज हो, एवरी प्लस टाइम हो, ऑफन हो, प्रोवर्ब हो, कोई आपकी या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, अगर ये वाक्य के अंदर दिए हुए हैं या वाक्य के अंत में इसको लगाया हुआ है, तो आपका जो टेंस जाता है वो काय में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, ठीक है। जैसे कई सारे सेंटेंस करते हैं हम, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, माय फादर इज गोइंग मार्केट एवरी डे। एवरी प्लस समय आ गया,
तो मैं आपको बता करके आया हूँ, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है टेंस में, उसके लास्ट वाला वर्ड। ये क्या है आपका टाइम, और टाइम किसको डिसाइड करता है, टेंस को। और टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म। तो हमने ये पता लगा लिया कि गलती कहाँ में होगी, वर्ब की फॉर्म में होगी। तो हम देखिए वर्ब की फॉर्म में जाते हैं, वर्ब की फॉर्म कहाँ आ रही है आपकी, वर्ब की फॉर्म रही है आपकी ये। तो वर्ब की फॉर्म आपकी रही है, और इसमें क्या गलती है, देखिए ये काय में रखा हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखा हुआ है। हमें ये नहीं पता काय में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, हमें केवल ये देखना है कि हमारा एवरीडे जो है वो किस चीज को मांगता है, वो मांगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और हमने देखा वर्ब तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लग रही, वर्ब आगे लग रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो गलती आपकी कहां है, यहाँ पर। क्योंकि देखिए टाइम डिसाइड किसको करता है, टेंस को। और टेंस ही क्या होता है, टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर क्या रखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको काट कर हमें क्या लेना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेना था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने देखा क्या लगाते हैं हम, देखिए आपकी एक वर्ब है आपकी क्या, गो। अगर मैं गो लगा दूं तो भी, और देखिए एक आती है आपकी गो, तो बताइए इसमें क्या रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब गो होती है B1, और B1 हमारी कैसी होती है आपकी, हमेशा प्लूरल होती है। ये B1 कैसी होती है आपकी, हमेशा प्लूरल होती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी B1 है, जितनी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो हमेशा कैसी होती है, B1 होती है, ठीक है। लेकिन जब उसको हम सिंगुलर बनाए, जब उसमें हम ऐसे ही एस लगा देते हैं, तो वो कैसी बन जाती है आपकी, सिंगुलर बन जाती है। क्यों लगाते हैं ऐसे एस, क्योंकि हमें देखना होता है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने जब देखा सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब तो आपकी रही, क्योंकि जब वर्ब ऐसे ऐसे लग जाता है वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो भाई जब सिंगुलर ये है तो वर्ब कौन सी करके जाएगी, ये जाएगी, यानी कि पूरे को रिप्लेस करके क्या आएगा यहाँ पर, गोज आ जाएगा। ये किसने डिसाइड किया भाई, ये डिसाइड किया आपका एवरीडे ने, क्योंकि एवरीडे ने बताया, तो बाकी का आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बाकी आपका अब करेक्शन। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, माय फादर गोज टू मार्केट एवरीडे, मेरे पिताजी जो है रोजाना कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। अगला एक सेंटेंस देखिए, इसको उतार लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला है, ट्रीज हैव प्रिपेयर्ड देयर फूड। ये सेंटेंस आपका, चलिए जल्दी से इसकी पहचान करिए कि कौन से टेंस पे बना हुआ है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है, या कोई ऐसा काम तो नहीं है जो रूटीन होता हो, क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है, साइंटिफिक फैक्ट, रूटीन एक्शन, या कोई आपका जो है ऑफन, ऑलवेज, डेली वगैरह, ये किसको डिनोट करते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो आप चेक कर लीजिए, पहले इसको आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए, इसकी पहचान करिए। मैंने देखा ट्रीज हैव प्रिपेयर्ड देयर फूड, तो ये जो टेंस बना हुआ है ये काय में बना हुआ है, ये परफेक्ट में बना हुआ है, काय में, परफेक्ट में। ये किस चीज में है, मैंने पहचान तो कर ली, बाकी किस चीज में है, परफेक्ट में। क्योंकि है या हैज के बाद में जब बी थर्ड रखी जाती है तो बाकी हमारा कैसा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और जिसके साथ में रखी होती है, अगर यहाँ पे हेड होता तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाता, हैव हुआ हैव या हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने देखा ट्रीज है प्रिपेयर्ड देयर फूड, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि स्वयं बनाते हैं अपना भोजन। तो ये तो भाई साइंटिफिक फैक्ट है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो रोजाना ऐसा होता है। या कभी ऐसा देखा है आपने, कभी पहले बनाते होंगे आज भी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप कक्षा 1 से पढ़ते भी आ रहे हैं। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके वो भोजन जो बनाते हैं वो कैसा होता है, वो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो भाई ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, क्या में जाना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये बना हुआ क्या है, परफेक्ट में, तो कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। तो अब मैं लेकर के आऊंगा दो बार, यहाँ पर मैं एक लेकर के आया हूँ प्रीपेयर, एक लेकर के आया हूँ प्रीपेयर। जल्दी बताइए कौन सी वर्ब आएगी इसमें, पहले देखिए जल्दी बताइए कौन सी। पहले सब्जेक्ट पर नजर डालिए, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका ट्रीज, सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल है।
जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। और मैंने ये भी बताया है कि कोई सी मैन वर्ब की बी वन जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। देखो अगर मैंने यहाँ पर देखा ये कैसी बी1 है, लेकिन ये कैसी आपकी बी1 में एस लगा हुआ है तो आपकी सिंगुलर सिंगुलर होगी, आपकी कैसी होगी, प्लूरल। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो दैट इज राइट। आपकी जो आपका जो करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रीज प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे वो खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गलती थी। और ध्यान रखना जो भी टेंस का वाक्य आएगा वो हमेशा जो गलती लेकर के आएगा वो लेकर के आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब में डिसाइड करते हो। क्योंकि देखिए टेंस जो बना हुआ होता है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही बना होता है, वो है ना। और टाइम को बताता है वो किस तरीके से आपको वर्ब डिसाइड करना, मतलब किस तरीके से आपको वर्ब लगानी है, यही आपकी करेक्शन आती है। तो आप पहले आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर उसके बाद में करेक्शन है, दो ही चीज में आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपने उतार लिया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका देखिए, यू आर गोइंग टू टेम्पल एवरी नाइट। एवरी नाइट, जल्दी से इसको सही करिए। यू आर गोइंग टू टेम्पल एवरी नाइट, जल्दी इसको राइट करिए। पहले इसकी पहचान करिए, पहचान करने के बाद में आप इसको जो है करेक्शन करिए। देखो पहचान करती है सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा यू आर गोइंग टू टेम्पल। देखिए अगर यहाँ तक मैं इसको ढक लूंगा, यहाँ तक मैं वाक्य पढ़ूं तो बाकी में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल आपका राइट वाक्य। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया लास्ट में क्या रखा हुआ है आपका, एवरी नाइट। और जब एवरी नाइट रखा हुआ है तो एवरी प्लस समय के साथ में किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैंने वर्ब आया तो वर्ब हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की रखी हुई है, जबकि वर्ब कैसी आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए मैं दो वर्ब लेकर के आया हूँ, पहली आपकी गो और आपकी दूसरी है गोज। अब बताइए आपको क्या लगाना है, गोज या गो। दो आती है आपकी, गोज या गो लगानी। बताइए देखिए हमारा सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म भी कैसी आएगी, प्लूरल, क्योंकि बी1 हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। इसमें एस लग गया तो आपकी सिंगुलर ये आएगी नहीं, ये आपको लगा दीजिए। तो यू गो टू टेम्पल एवरी नाइट, यानी कि तुम जो है प्रत्येक रात को कहाँ जाते हो, मंदिर जाते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He cut finger, FING। He cut his finger। बताइए पहले तो इसकी पहचान करिए कौन से वाक्य में, यानी कौन से टेंस में है ये, पहचान करिए कौन से टेंस में। देखिए मैंने पहचान की क्योंकि मैंने देखी इसकी जो कट फॉर्म अभी बताई थी तीनों फॉर्म एक होती है, मैंने पहचान बता दी थी कहां पर ये सेकंड फॉर्म आएगी, कहां पर ये थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैज या हैव के बाद में अगर आती है या हैड के बाद में आती है थर्ड फॉर्म कहलाती है, अगर कोई पास्ट के एक्शन में आती तो सेकंड फॉर्म कहलाती है, अगर कोई प्रेजेंट के एक्शन में आती तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म यानी कि बी1 कहलाती है। ठीक है, ही कट हिज फिंगर, तो मैंने इसको देखिए क्या मान लिया, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी टाइम नहीं रखा हुआ है, तो सबसे पहले जब किसी भी वाक्य में टाइम न दिया हुआ हो तो उसको हम मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट माने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, ही के साथ में बी1 में क्या लगता है, एस यही है, क्योंकि बी1 कैसी होती है, प्लूरल होती है। जब प्लूरल होती है तो भैया इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, तो ही कट्स हिज फिंगर, तो बाकी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए अगला है, हाँ एक चीज और देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है धोखा भी खा जाते हैं हम। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यू आर डूइंग योर वर्क इसको इस तरीके से यहाँ पे यू आर डूइंग योर वर्क एवरी डे, यू आर डूइंग योर वर्क एवरी डे। अब देखिए जल्दी से इसको सही करिए, पहले इसकी पहचान करिए कहां पर कौन से वाक्य में है, कौन से टेंस में है, पहचान करने के बाद में इसको जो है सही करिए।
देखिए मैंने देखा कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एवरीडे रखा हुआ है, ठीक है। आपने जल्दी से एकदम से क्या कर दिया होगा, एवरीडे रखा हुआ है, और एकदम से बाकी जो क्या कर दिया होगा आपने, ये वाला सही कर दिया होगा, ठीक है। इसको एकदम से करेक्शन कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, इसको काट करके इसको कर दिया होगा है यू डू, यही किया ना आपने। हाँ यहाँ तक तो सही है, आपने यही किया होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि टाइम डिसाइड क्या, टेंस, टेंस डिसाइड कर मतलब टाइम डिसाइड करता है टेंस, टाइम क्या आपका एवरीडे। देखिए एवरीडे और एवरीडे दो होते हैं, एक तो होता है ये वाला। अभी वाक्य आपका गलत है क्योंकि आपने ये भी सही कर दिया, तो भी वाक्य आपका गलत है। ये सीजीएल में कुछ और सवाल था, अभी हाल फिलहाल अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था, शायद 2017 का सीजीएल का एग्जाम था, उसमें ये पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था यू आर डूइंग योर वर्क एवरी डे, ठीक है। उसमें इस तरीके से था, देखिए मैंने इसमें टेंस डाल दिया, उसमें इस तरीके से था सेंटेंस, यू डू योर वर्क एवरी डे, ये वाला टेंस था उसमें, ये वाला सेंटेंस था। तो इसमें पार्ट बने हुए थे इस तरीके से, ये नो एरर भी था आपका, ए पार्ट ये था, बी पार्ट ये था, सी पार्ट ये था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, लड़के ने देखा एकदम से कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, देखो इसको मिला करके लिखा हुआ था एवरी डे, ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो लड़कों ने देखा कि भाई यू के साथ में चलो डू सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा हुआ है एवरीडे, और एवरीडे का मतलब होता है रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन का वर्ते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखा आपने यू के साथ में डू भी सही है, अगर डज होता तो गलती हो जाती, डिड होता तो भी गलती हो जाती, तो इसको क्या मान दिया एग्जाम से, नो एरर मान। अब एक बात समझिए भाई, नो एरर कैसे हो सकता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एवरी, एक तो चिपका हुआ आता है इसमें, एक आता है एवरी डे। देखिए एवरी डे ये क्या होता है, ये होती है आपकी एडवर्ब, ये क्या होती है आपकी एडवर्ब होती है, और ये आपका होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है एवरी डे का मतलब देखिए एवरीडे जो चिपका हुआ वाला होता है वो होता है आपका एडजेक्टिव, ये होता है आपका एडजेक्टिव, और ये होता है आपका एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो देखिए जहां पर आपको एडजेक्टिव चाहिए होता है वहां पे एवरीडे लगा देते हैं, और जहां पर आपको एडवर्ब चाहिए होती है वहां पर क्या लगाना होता है, आपको एवरीडे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डूइंग, डूइंग के साथ में क्या चाहिए होता है आपको, डूइंग के साथ में मैन वर्ब है, जब मैन वर्ब है तो मैन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, आपका एडवर्ब बताता है, क्या बताता है, एडवर्ब, यानी कि मैन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, आपकी एडवर्ब। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये एडजेक्टिव रखा हुआ है, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव होता है एवरीडे, चिपका हुआ वाला एवरीडे होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ध्यान रखना, एवरीडे अगर चिपका हुआ वाला है, आपस में मिला हुआ है, तो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन आपकी जो यहाँ पे मैन वर्ब है, मैन वर्ब की विशेषता कौन बताती है, आपकी एडवर्ब, जबकि आपने रखा हुआ है एडजेक्टिव, तो ये तो गलत है आपका। क्या करना होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव यानी कि क्या रखनी होगी, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होती है आपकी क्या होती है, एवरी डे होती है, ये आपका सही सेंटेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या था, देखिए यहाँ पर भी क्या रखना होता है, आपको एडवर्ब रखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डू मैन वर्ब है। देखिए जब एडजेक्टिव एडवर्ब की बात आएगी तो मैं सारी चीजें आपको सारे फॉर्मेशन बताऊंगा, एक एक चीज की नॉलेज दूंगा, बाकी के अंदर कौन सी चीज क्या रखी हुई है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है इसकी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कई सारे शब्द, मतलब अधिकांश वर्ड ऐसे होते हैं वो कई सारी पार्ट ऑफ स्पीच रखते हैं, कोई नाउन भी कहलाता है, कोई वर्ब भी कहलाता है, कोई एडजेक्टिव भी कहलाता है, वही शब्द क्या होता है, एडवर्ब भी कहला देता है, वही एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक आपको वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता चलेगी आप करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आपको धोखा खा गए ना, तो आपने लिखा एवरीडे, आप एकदम क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया, जबकि ये क्या है, आपकी मैन वर्ब, और मैन वर्ब में विशेषता कौन बताता है, आपका एडवर्ब, और एडवर्ब जो होता है वो चिपका वाला नहीं होता, वो होता है ये वाला, ये वाला होता है, अलग अलग वाला। तो ये आपकी यहाँ पर गलती थी, ठीक है। तो ये वाला भी सेंटेंस तो ध्यान रखना, जब कभी भी एवरी डे आए तो उसका ध्यान रखना, एवरी डे अगर चिपका वाला तो क्या है, आपका चिपका वाला एडजेक्टिव है, और अलग अलग वाला एडवर्ब है। जब आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्या लगाओगे आप लोग, एडवर्ब लगाना, और जहां पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्या लगाना, आपको चिपका वाला। अब एक सेंटेंस लिखिए, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस आपका इस तरीके से, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल है, उसमें देखते क्या होता है। इसमें क्या करना था आपको, एवरीडे को देखिए है, दिस मूवी, मैंने लिखा दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द एवरी
everyday lives of the women। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरीडे है, वो चीज सही है। दिस मूवी बेस्ड ऑन द एवरीडे, यानी कि ये जो मूवी है प्रत्येक दिन की जिंदगी पर निर्भर है, किसकी, वुमेन की। यानी कि ये मूवी जो है जो लेडीज है उनकी प्रत्येक यानी कि रोजाना की जिंदगी पर क्या है, लाइफ पर क्या है, बेस्ड है। अब यहाँ पर मैंने देखा ये क्या है आपका लाइफ, ये तो नाउन है भाई, ये तो नाउन है। और नाउन आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखिए आर्टिकल दा भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो दा जो आया है किसी न किसी नाउन के लिए आया है, और यहाँ पर भी नाउन है, तो लाइफ भी क्या है, नाउन है। जब नाउन है तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव बताता है। जबकि ये क्या रखा हुआ, आपका एडवर्ब रखा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था जो अलग अलग होता है वो एडवर्ब होता है, जो एक चिपका हुआ होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर तो ये गलत है भाई, ये तो हमारा एडजेक्टिव रखा हुआ है, तो सॉरी एडवर्ब रखा हुआ है, जबकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो इसको काट करके क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ये आपका एवरीडे, ये हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कहां पर एवरीडे चिपका हुआ वाले की जरूरत है, कहां पर एवरीडे सेपरेट वाले की जरूरत है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको देखना पड़े एवरीडे चिपका हुआ एडजेक्टिव कहलाता है, और देखिए अलग अलग वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। जब आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी एडजेक्टिव लगाना, और जहां पर एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी वहां क्या लगाना, एडवर्ब। यहाँ पर मैंने देखा नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, जबकि लगा हुआ कहता है एडवर्ब। इसको मैंने काटा तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया, और एडजेक्टिव आपका क्या होता है, चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए जल्दी। देखो उतारने का क्या होता है, रोक रोक के जो है ना वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में उतारो, उसके बाद में अगली जो है चलो। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना, और इसको नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होती है। ठीक है, जहां पर दिमाग चकराया जाता है वहीं से जो है एग्जाम स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, जहां पर कंफ्यूजन होगा तो वहीं पर क्या होगा, एग्जाम डिपेंड करता है वहीं पर। और आपने देखा होगा जो हाल फिलहाल के एग्जाम आ रहे हैं ना, वो लॉजिकल एग्जाम आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है किस तरीके से कौन सा शब्द कैसे यूज होता है। ठीक है, अगर आप रटोगे तो परेशान होगे, और समझोगे चीज को तो जो है एकदम बढ़िया रहोगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, जैसे ए हाई स्कूल स्टूडेंट, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था आपका, ए हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट understanding even the basic of the physics and chemistry। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा इंक डालूं, पहले एक मिनट, इसके बारे में पहले पढ़ी देखिए, पढ़ी सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है, ए हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इवन द बेसिक ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था आपका, एक जो हाई स्कूल का बच्चा होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो बेसिक समझ है, बेसिक जो नॉलेज है उसको नहीं जानता। ठीक है, उसका मतलब ये है नहीं समझ पाता उसको। अब देखिए सेंटेंस में क्या गलती है, जल्दी बताइए, सेंटेंस में गलती बताइए क्या है। देखिए आपका जो टेंशन का ये 3 या 4 पार्टों में होगा, ये पार्ट नंबर 2 है। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखें, उसके बाद में बेसिक समझा, उसके बाद में आपका प्रेजेंट डेफिनेट आपने पढ़ाया है। कल की वाली वीडियो में आपका पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टेंट पढ़ा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंट। ठीक है, लगभग 4 या 5 वीडियो में आपका टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म करने को तो मैं इसको 2 वीडियो में कर दूंगा, लेकिन आपको जो है पता समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़िए, और बिल्कुल एक तरह से बेसिक तरीके से पढ़िए जो भी चीज पढ़नी है आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा एक हाई स्कूल स्टूडेंट, जो एक हाई स्कूल का बच्चा है, उसको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक समझ नहीं होती है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जो हाई स्कूल का बच्चा होता है क्या वो जान पाता है फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक नीड्स या बेसिक जो मतलब समझ होती है? ये तो वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। और भी जब हम हाई स्कूल में थे तो हम तो ये भी नहीं जानते कि फिजिक्स होता क्या है, केमिस्ट्री होती क्या है, समझ की तो बात अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है आपका, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है आपका? यूनिवर्सल ट्रूथ है।
जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो मैंने अभी पीछे बता कर के आया हूं कि अगर आपके सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट दिया रखा हो, या ऑलवेज दिया रखा हो, या डेली दिया रखा हो, ये सारी की सारी जो हमारे टाइम्स पॉइंट होते हैं किसको डिपेंड किसको मतलब किसको इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट को। जब मैंने प्रेजेंट डेफिनेट देखा तो मैं गया वर्ब में क्या रखी हुई थी भाई, वर्ब तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रखी हुई थी, तो ये आपकी गलत है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या आएगा, इसमें आएगा देखिए, इसको काटो, डज नोट करो, डज नोट, और जब डज बाहर है तो फिर मैन की कौन सी फॉर्म आएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको स्टैंडिंग में खत्म करो, क्योंकि जब जब काम चलेगा, जब जब काम कंटिन्यू चलेगा वहां पर आईएनजी फॉर्म दिखाई जाएगी, और जब जब काम रुकना होगा वहां पर डू या डज से काम चला लेंगे। और जब डू या डज आपका बाहर होता है, आगे मैन की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैंने लिखा यू डू नॉट प्लेइंग, यू डू नॉट प्लेइंग क्या तुम मतलब यू डू नॉट प्लेइंग तुम नहीं खेलते हो, ठीक है। तो जब मैंने देखा डू बाहर है, जब डू बाहर है तो फिर मैन की कौन सी फॉर्म आएगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, जब कभी भी डू डज बाहर होता है, डू डज बाहर होता है तो आगे जो मैन की फॉर्म आती है वो बी वन आती है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, बी वन लगाऊंगा। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या लगाई, बी वन लगाई, क्योंकि डज बाहर था। डज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक हाई स्कूल के लड़की की बात चल रही थी, मैंने डज लिखा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स होता तो फिर ए हटता, स्टूडेंट्स होता फिर ए हटता, तो प्लूरल होता फिर हम डू लगाते। फिर भी हम किसमें लेकर के जाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर के जाते, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ था और ये आपको करेक्शन करनी थी। पहले आपको पहचानना है, उसके बाद में आपको करेक्शन करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक बात बताई थी आपको, ऑलवेज, ये सेंटेंस जो मैं आगे वाला सेंटेंस देने जा रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद में आप वीडियो खत्म कर देंगे। हम अगली वीडियो में कल मुलाकात होगी, ठीक है। पहले एक सेंटेंस देख लीजिए, वो सेंटेंस आपका आगे होगा, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ा दिया जाता है कि ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसी चीज का फायदा उठा लेता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको रटवा दिया जाता है कि जहां भी ऑलवेज दिखाई दे जाए वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। क्या ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो आपका माहौल होता है ना, माहौल के हिसाब से हर चीज बदल जाती है, वैसे ही ऑलवेज का मैटर है। देखिए क्या मैटर है, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा ऑलवेज के। मैंने लिखा यू आर, मैंने लिखा ऑलवेज। मैंने ऑलवेज को आपको क्या करा था, इंडिकेट करा था, यानी कि मैंने बताया था ऑलवेज के दो मैटर हैं। ये देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी ले लेता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी ले लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ले लेता है। फिर पी से मतलब प्रेजेंट, सी से मतलब कॉन्टिन्यूअस, पी से मतलब प्रेजेंट, आई से मतलब इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बना लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो बस ये अब बात ये आती है कहां पर प्रेजेंट डेफिनिट लगेगा, कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो मैं दो सेंटेंस आपको लिखूंगा। मैंने लिखा पहला सेंटेंस, यू आर ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, यू आर ऑलवेज मेकिंग ए मिस्टेक। एक सेंटेंस आपका ये है। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, यू आर डूइंग you are doing always, हाँ, you are always doing your work। अब दो सेंटेंस आपके पास में, उसमें देख लीजिए कहां पर ये आपकी आईएनजी फॉर्म लेकर के आएगा, कहां पर आपका ये आईएनजी फॉर्म हटा करके लेगा। आएगा ऑलवेज को बोल करना, ऑलवेज के यहाँ पे ऑलवेज का चेंज करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पर कहीं पर नाराजगी दिखाई जाए, या आपकी जो है गुस्सा दिखाया जाए, आपका गुस्सा दिखाया जाए या नाराजगी, यानी कि ग्रम्बलिंग हो या आपकी डिसअप्रूवल हो, जैसे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, जैसे इरिटेशन, इसका मतलब होता है नाराजगी। और देखिए, कोई अगर आपका कोई गुस्से से आपसे कोई हो रहा है, या आपका कोई ग्रम्बलिंग कर रहा है, कोई आपसे जो है घुर्रा रहा है, ग्रम्बलिंग कर रहा है, या आपको कोई डिसअप्रूवल है, कोई आपसे असहमत है, या कह सकते हैं असहमत हो, कोई आपसे असहमत हो आपसे किसी से, तो एक बार और सुन लीजिए। जब किसी वाक्य में ऑलवेज दिया हो और ऑलवेज में जो है वो सेंस ये आ रहा हो सेंटेंस का, उसमें जो है डांट फटकार वाला सेंटेंस मतलब सेंस हो, या कोई व्यक्ति जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो आपसे नाराज है, या आपसे वो है जो है आपके ऊपर वो असहमत है या गुस्सा आ गया है, तो वहां पर जो है ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है
तो वहां पर ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपके ध्यान रखनी है। इसी चीज का फायदा उठाता है एग्जामिनर और यही वाला सेंटेंस रख करके दे दिया था आपको। और क्या करा था सबने, क्या कर दिया था यहाँ पे ऑलवेज का आपने काटा, यहाँ पर क्या कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। लेकिन यहाँ पर तो देखो यू आर ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट आपसे नाराज है, आप बार बार गलती करते रहते हो, आप बार बार नाराज होते रहते हो, आप बार बार जो है गुस्साते रहते हो। तो ये सेंटेंस जो भी है ये आपके कैसे हैं, इरिटेशन दिखाने वाले हैं, नाराजगी प्रकट करने वाले हैं। और जब कभी भी ऑलवेज से नाराजगी प्रकट होगी वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना। तो यहाँ पर जो है वाक्य आपका नो एरर है। ये वाक्य कैसा आपका नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसमें क्या करा था लड़कों ने, यहाँ पे करते थे यू डू ऑलवेज मेक, यू डू ऑलवेज मेक ए मिस्टेक, जबकि ये आपका गलत है। ये आपकी फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही रखी हुई, क्योंकि हमने पहचाने इसका भाव क्या है, भाव यही आ रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसमें नाराजगी प्रकट करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखा यू आर ऑलवेज डूइंग योर वर्क, अरे जो कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो वो तो भाई नाराज थोड़ी होगा, वो तो बढ़िया होगा। तो जब पॉजिटिव सेंस निकले, निगेटिव सेंस के लिए ये पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है आपका, जब पॉजिटिव सेंस निकलेगा तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर ये गलत है आपका, ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप क्या करना होगा, यू डू करना होगा, यू डू ऑलवेज योर वर्क, या कह सकते हैं यू डू ऑलवेज योर वर्क, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, इस तरीके से सही हो जाएगा, जबकि ये वाला आपका गलत था, ये गलत था, ठीक है। क्यों गलत था, क्योंकि आपका सिंपल सेंटेंस है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे हम यही विराम लगाते हैं। कल को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, कौन कौन से इसके आइडिया, मतलब कौन कौन से इसके ऐसे बॉन्डेशन वाले वर्ड होते हैं। एक बार और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बॉन्डेशन वर्ड लिखवाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे डेली हुआ, ऑफन हुआ, रेयरली हुआ, जनरली हुआ, या यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक फैक्ट हुए, ये सारे के सारे वाक्य, ये सारे के सारे शब्द किस चीज में यूज होते हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे ही शब्द इसी तरीके के अगले शब्द जो आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। कल जो मुलाकात होगी आपकी वीडियो वो कौन सी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए देखिए पढ़ते रहिए और देखिए वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।